हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके पार्ट बी की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस करनी शुरू कर दी थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था नेचुरल वाइब्रेशंस के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होती है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, इनिशियली अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहां पर एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के साथ एक लोड को मैंने हैंग किया हुआ है। अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच करके तो आप यहां देख सकते हो कि ये ऊपर और नीचे मतलब टू एंड फ्रो मोशन ले रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इवन एयर है लेकिन उसके बावजूद भी काफी देर तक ये इसी मोशन को सस्टेन करेगा, मतलब ऐसे ही ऊपर नीचे ये आपका ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है। वैसे तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और डिफरेंस होता है एम्पलीट्यूड का। जब किसी ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल हो जाती है तो वही ऑसिलेशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो इसकी डिटेल में कभी हम और दिन बात करेंगे, आज हमने डिस्कस करना है डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में। तो चलिए अब उसी की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक लोड आपका अटैच है एंड जब हमने उसको स्ट्रेच करके रिलीज किया तो ये ऊपर नीचे आपका वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है। फिर हमने क्या लिया, एक बीकर लिया और बीकर के अंदर पानी डाल दिया। अब पानी इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई मीडियम के अंदर मेरी ये बॉडी आपकी क्या करे, वाइब्रेट करे या ऑसिलेट करे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जब हमने उसको स्ट्रेच करके नीचे छोड़ा एंड जब हमने उसको ऑसिलेट करवाया तो हमें यह दिखा कि आफ्टर सम टाइम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही क्या हो जाता है, सीज हो गया, मतलब ये रुक ही जाता है आपका। तो अगर किसी को एम्पलीट्यूड में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो मैं पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं जैसे कि एम्पलीट्यूड की, तो वो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि इस कंडीशन के अंदर मेरे पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ एक लोड को मैंने अटैच किया हुआ है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करके, मान लीजिए इसको ऐसे स्ट्रेच करके मैं यहां पर ले आता हूं तो ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और यही हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा ना, और ये अगर नेचुरल वाइब्रेशन है तो ये जितना, मान लेते हैं कि अगर ये एक्स है तो अगले केस में आपका जो लोड है वो यहां आएगा, मतलब इसी मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू ये भी आपका क्या होगा, एक्स होगा। तो अगर ये इस एम्पलीट्यूड को मतलब इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मेंटेन करता रहेगा तो हो जाएगा ये नेचुरल वाइब्रेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा, मीडियम के प्रेजेंस की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता रहा एंड एट द एंड वो दोबारा अपनी इसी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। इस तरह की वाइब्रेशंस को हमेशा हम डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो हमने नेचुरल वाइब्रेशन जितनी भी स्टडी करी थी वो सब आइडियल कंडीशंस की बातें हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस जितनी भी बातें मैंने आपको बताई थी नेचुरल वाइब्रेशंस के अंदर, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपकी टेक प्लेस करती है एटलीस्ट इन एयर या किसी मीडियम के अंदर, तो आफ्टर सम टाइम उन वाइब्रेशंस की जो एम्पलीट्यूड है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए अब आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पहले बताता हूं। तो कहता है कि यह भी एक पीरियोडिक वाइब्रेशन है बट ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। इसमें क्या होता है कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता रहता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स। अगर आपने ये रेजिस्टिव फोर्स को समझना है तो आप एक काम करिए, अपना जो हाथ है अपने बिल्कुल सामने ऐसे रखें और रखने के बाद उसको इस तरह से साइड वाइज ऐसे अपने ऑसिलेट करवाइए इसको। तो जब हम इसको ऑसिलेट करवाएंगे तो आपको महसूस होगा कि एयर एज अ मीडियम वो आपके मोशन को
एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। मतलब ये जो हवा है ये आपको इधर से उधर जाने में मुश्किल पैदा कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इधर जाओगे तो इधर की तरफ रेजिस्टेंस है, अगर आप इधर जाओगे तो इधर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि जब भी एक बॉडी मोशन में होती है तो जो मीडियम है वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो आपका डिक्रीज होता रहता है। ये वही रेजिस्टिव फोर्स है जो आपके ऑसिलेशन की जो एनर्जी है उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट करके मीडियम के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। एक बात आप समझ लीजिए कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी डिसिपेट होगी या लॉस्ट होगी सराउंडिंग के अंदर, वो एक्चुअली में इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मीडियम है उसका नेचर क्या है, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। और साथ ही साथ ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका शेप एंड साइज क्या है। अगर उसका शेप एंड साइज ज्यादा होगा तो उस पर ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगी और उसका एम्पलीट्यूड भी जल्दी जो है वो आपका कम हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं मैं, जो रेजिस्टिव फोर्स आपकी एक्ट करती है ना वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी होती है। मतलब अगर मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है ना तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उस पर डिपेंड करता है कि इस पर कितनी रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगी। देखिए, अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है तो उसका बहुत एक सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, अपने हाथ को फिर से ऐसे रखो, पहले तो इसको धीरे धीरे मूव करो। जब आप इसको धीरे धीरे मूव करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कम फोर्स आपकी रेजिस्टिव फोर्स मतलब इस पे एक्ट कर रही है। फिर आप इसको तेजी से ऐसे मूव करो, तो जितना तेज करोगे ना उतनी ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स आपको फील होगी। अब देखिए, अगर मैं एक्चुअली में देखूं तो रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो हमारा -B/V होता है। इसमें B को डैम्पिंग कांस्टेंट कहा जाता है जो हर एक मीडियम के नेचर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे मैं इसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा। देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है कि हमारा जो F है वो m/a के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर किसी फोर्स को जनरेट होना है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स एक्ट करी है या नहीं करी, उसको मेजर करने के लिए हमें उसकी वेलोसिटी का चेंज देखना होता है। अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो हम कहेंगे कि उस पर कोई फोर्स एक्ट आपकी जो है वो एक्ट नहीं करी। अब देखिए, किसी बॉडी के मोशन को सीज करने के लिए या उसको रोकने के लिए आपको किसी रेजिस्टिव फोर्स की जरूरत है, बिकॉज बिना फोर्स में लगाए किसी के मोशन को ना मैं चेंज कर सकता हूं ना उसके स्टेट को चेंज कर सकता हूं। जैसे कि अगर वो रेस्ट पे है तो मैं उसको मोशन में नहीं ला सकता, और अगर वो मोशन में है तो मैं उसको रेस्ट पे नहीं ला सकता। तो बिना फोर्स अप्लाई किए मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इवन फोर्स लगाने के बाद ही हम उसको स्पीड अप या स्पीड उसका जो है वो स्लो करते हैं। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो F हमारा होता है m/v/t। यहां पे जो v है वो आपकी वेलोसिटी है, t आपका टाइम है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका मास कांस्टेंट है तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर आप देखें तो आपका जो F है, जो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है, वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है आपकी। तो जितनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स होगी। और दूसरी बात, मैंने यहां पे माइनस साइन क्यों इस्तेमाल किया? मैंने इसमें माइनस साइन इसीलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज ये जो फोर्स है ना ये आपके बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। सिर्फ इसी वजह से यहां पे माइनस का साइन आपका आया हुआ है। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टिव फोर्स कैसे एक्ट करती है। तो बाकी देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो एम्पलीट्यूड है मोशन का वो आपका डिक्रीज करता है ड्यू टू द frictional or resistive force which the surrounding medium exert on the body vibrating in it, and it is found that it is proportional to the velocity of the vibrating body and it has the tendency to resist the motion. I hope आपको ये वाला जो फैक्टर है वो समझ में आ गया होगा। गुड। तो चलिए अब हम
फाइनली स्टडी कर लेते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। तो जैसे कि अगर आपको नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में याद होगा तो मैंने बताया था कि इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, दिस वन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो अगर आपका एम्पलीट्यूड में कोई भी डिक्रीज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं कि वो एक नेचुरल वाइब्रेशन है। लेकिन आप यहां पर आराम से देख सकते हो कि कैसे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम आपका जो मोशन है बॉडी का वो सीज हो जाता है, मतलब वो रुक जाता है। एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स exerted by the surrounding medium। तो आपकी जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, एंड कितनी जल्दी वो डिसिपेट करेगा वो एक्चुअली सराउंडिंग जो मीडियम है उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है। आई होप आपको ये जो डैम्प्ड वाइब्रेशन है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मीडियम के नेचर पे आपका डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।